विद्या प्रतिष्ठान कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय से मैं हूँ अध्यापिका स्नेहलता खड़के। और आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत शुद्ध वाक्य एवं अशुद्ध वाक्य क्या है, यह प्रस्तुत अध्ययन घटक के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए कि सबसे पहले हमें शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य यह सुनते ही बहुत आसान लगता है, लेकिन कई बार हम इन वाक्यों के अंतर्गत अशुद्ध शब्द कौन सा है यह पहचानना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो किस प्रकार प्रस्तुत वाक्य के अंतर्गत अशुद्ध शब्द कौन सा है यह हम समझेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों का अध्ययन आज हम प्रस्तुत अध्ययन घटक के माध्यम से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व वाक्य क्या है यह जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले वाक्य और वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। देखिए, अर्थपूर्ण वाक्यों का उचित क्रम ही वाक्य कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के बिना शब्द तैयार नहीं होते हैं। परंतु आपके सामने यहाँ पर दो शब्द दिए हैं। उसमें पहला कौन सा है? ल म क। और दूसरा शब्द कौन सा है? क म ल। तो क्या दोनों तो शब्द हैं। दोनों शब्दों में स्वर भी है और व्यंजन भी है। अब यहाँ पर ल म क का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ल में स्वर है, व्यंजन है। म में भी वही बात है, क में भी स्वर है, व्यंजन है। परंतु ल म क जैसे शब्दों से जो वाक्य तैयार होते हैं वह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं कहलाए जा सकते। तो वाक्य किसे कहते हैं हम? देखिए कि क म ल यहाँ पर आपके सामने एक शब्द है जिसका विशिष्ट अर्थ होता है। तो वाक्य किसे कहा जाता है? कि अर्थपूर्ण वाक्यों का उचित क्रम, यानी शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए और उनका सही क्रम ही वाक्य कहा जाता है। अब देखिए, और इसी वाक्य के अंतर्गत कौन कौन से अशुद्ध शब्द हो सकते हैं? लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय के अनुसार कई बार वाक्यों में परिवर्तन या कुछ गलतियां दी जाती हैं और उन्हें पहचानना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर पहला नियम दिया गया है, केवल, ही, मात्र, भर। ये चार शब्द एक ही अर्थ देते हैं। मतलब क्या है कि केवल, ही, मात्र, भर, ये चारों शब्द समानार्थी है और यह चारों शब्द जिस वाक्य के अंतर्गत आते हैं वह वाक्य अशुद्ध कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चारों का समान अर्थ होता है। इसलिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, पहला वाक्य कौन सा है? कि मेरी केवल एक ही इच्छा है। यहाँ पर पहला वाक्य कौन सा दिया है? कि मेरी केवल एक ही इच्छा है। अब यहाँ पर क्या है कि केवल और ही दोनों का एक ही अर्थ है। तो यहाँ पर वाक्य कैसे होगा? मेरी केवल एक इच्छा है। इस तरह का वाक्य यहाँ पर सही होता है। तो सबसे पहले जब वाक्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें गलत क्या है ये समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। अब दूसरा वाक्य है आपके सामने, माताजी को मात्र दर्शन भर करना है। मतलब क्या है? माताजी को मात्र दर्शन भर करना है। मात्र और भर दोनों समानार्थी के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर यह वाक्य गलत होता है। अब यहाँ पर सही वाक्य कौन सा है? माताजी को मात्र दर्शन करना है। इस तरह से यहाँ पर वाक्य आता है। इसलिए पहला नियम छात्रों आपको समझ में आया होगा कि वाक्य के अंतर्गत एक ही अर्थ के कौन कौन से समान अर्थ शब्द दिए हैं वह पहचानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। अब आते हैं दूसरे नियम की तरफ।
शब्द में अनावश्यक प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि कई बार क्या किया जाता है, कई बार कुछ वाक्यों में प्रत्यय कहीं भी अलग अलग जगह पर दिए, गलत जगह पर यहाँ पर दिए जाते हैं। अब देखिए पहला वाक्य आपके सामने है कि ताजमहल सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर सौंदर्यता, उसमें सौंदर्य इस शब्द को ता प्रत्यय जोड़ा गया है जो कि गलत है। तो वाक्य कैसे होना चाहिए कि ताजमहल सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ताजमहल सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सुंदर, सुंदरता, इस तरह का प्रत्यय यहाँ पर सही होगा, न कि सौंदर्यता। अब दूसरा आपके सामने वाक्य है, देखिए कि आपको धैर्यता से काम लेना चाहिए। आपको धैर्यता, अब धैर्य, धैर्यता दोनों गलत प्रत्यय दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पर वाक्य कौन सा होगा कि आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। तो इस तरह से अब तक छात्रों हमने दो नियम देखे। पहला, अगर वाक्य के अंतर्गत समान अर्थ के शब्द होते हैं तो वह समान अर्थ के शब्द, उनकी पुनरावृत्ति अगर होती है तो वह गलत कहलाया जाता है। और दूसरा क्या है कि प्रत्यय सही होने चाहिए। कुछ शब्दों को कुछ प्रत्यय गलत दिए जाते हैं और गलत प्रत्यय वाला शब्द और वह वाक्य यहाँ पर गलत होता है। अब अगला नियम है, देखिए कि शुद्ध वाक्य में पर्यायवाची शब्द नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि शुद्ध वाक्य में पर्यायवाची शब्द, अब कैसे कि वह आपके सामने यहाँ पर उदाहरण है। तो वो छात्रों हम सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। वह रोगी बीमार है। अब यहाँ पर क्या है, रोगी और बीमार दोनों का एक समान अर्थ है। या तो रोगी आ सकता है यहाँ पर या फिर बीमार। तो वह रोगी है, वह बीमार है, इस तरह का वाक्य यहाँ पर होना चाहिए। अब दूसरा वाक्य क्या है कि वर्तमान देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने जो वाक्य दिया है उसमें वर्तमान और मौजूदा दोनों का समान अर्थ है। देखिए, या तो मौजूदा, मौजूदा यह शब्द यहाँ पर प्रस्तुत होना चाहिए या फिर वर्तमान। तो वाक्य कौन सा सही है, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या फिर देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अर्थ क्या है इसमें, प्रस्तुत नियम के माध्यम से यहाँ पर कौन सी बात स्पष्ट होती है कि एक ही वाक्य में दो पर्यायवाची शब्द नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह वाक्य गलत कहलाया जाता है। अब देखिए अगला नियम है पुरुषवाचक सर्वनाम। छात्रों आप तो जानते हैं कि सर्वनाम क्या है कि संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या है, यह, ये, वह, वे, मैं, हम, ये जो शब्द है वह संज्ञा की जगह पर या फिर अन्य किसी भी वस्तु के नाम की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के अंतर्गत उसके तीन प्रकार है, जैसे कि उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, मध्यम पुरुष जो श्रोता है उसे हम मध्यम पुरुष कह सकते हैं और उसके अंतर्गत होता है तुम, और तृतीय यहाँ पर है अन्य पुरुष, वह, यह, वे, यह तृतीय पुरुष यानी कि तृतीय व्यक्ति के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कैसे? उत्तम पुरुष मतलब जो प्रथम वक्ता होता है। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं वक्ता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए आप श्रोता हुए, और किसी अन्य तृतीय व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर वह, यह, वे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह सर्वनाम वाक्य के अंतर्गत उल्टे क्रम में आने चाहिए। जैसे कि देखिए पहला वाक्य दिया गया है हम और तुम खेलेंगे, हम और तुम खेलेंगे, तो यह वाक्य गलत है। उसकी बजाय कौन सा है, तुम और हम खेलेंगे, यह वाक्य यहाँ पर सही होता है। अब दूसरा वाक्य क्या है कि मैं, शीला और तुम घूमने चले। यहाँ पर वाक्य सुनने में भी कैसे लगता है, गलत लगता है। तो यहाँ पर कैसे वाक्य होगा कि शीला, तुम और मैं घूमने चले। तो इस तरह से पहला नियम क्या हमने संक्षेप में क्या देखा, पहले नियम के अंतर्गत
कि वाक्य के अंतर्गत अगर समानार्थी शब्द होते हैं तो एक ही समानार्थी शब्द उसमें आना चाहिए या फिर एक ही पर्यायवाची शब्द उसके अंतर्गत आना चाहिए। दूसरा नियम यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सर्वनामों का क्रम उल्टा होना चाहिए, जैसे कि हम और तुम नहीं, तुम और हम, इस तरह से यहाँ पर यह उल्टे क्रम में सर्वनामों का प्रयोग होना चाहिए। अब अगला नियम है, देखिए, योजक शब्दों का सही जोड़ा होना चाहिए, जैसे कि जब तक, जैसे वैसे, इन शब्दों को हम योजक शब्द कहते हैं। तो यह वाक्य के अंतर्गत सही रूप से आने चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है, जब गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर शब्द गलत दिया गया है, और जब के लिए कौन सा योजक शब्द होता है? तब। तो जब गाड़ी आएगी तब मैं जाऊंगा। यह वाक्य समझ में आया? जैसे कि जब गाड़ी आएगी तब मैं जाऊंगा। अब दूसरा कौन सा है? जैसे जैसे बढ़ता गया तैसे तैसे सफल होता गया। यहाँ पर गलत क्या है? जैसे जैसे की जगह पर जैसे जैसे के लिए योजक शब्द कौन सा है? वैसे वैसे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मैं सफल होता गया। तो इस तरह का वाक्य यहाँ पर सही होता है। अब दूसरा अगला नियम है, देखिए, कि शुद्ध वाक्य में शब्दों में तालमेल होना चाहिए, अर्थात शब्द एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अब कैसे? गंगू बुरी तरह प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो गलत दिया गया है, दो शब्द गलत है। बुरी तरह प्रसिद्ध, यहाँ पर क्या है कि बुरी शब्द आ सकता है या फिर प्रसिद्ध। तो यहाँ पर क्या है कि गंगू बुरी तरह बदनाम है या फिर गंगू भली भांति प्रसिद्ध है। दोनों का तालमेल नहीं है, बुरी शब्द में और प्रसिद्ध शब्द में भी, इसलिए दोनों वाक्य यहाँ पर गलत होते हैं। अब देखिए आगे, कई बार देखिए छात्रों कि वाक्य के अंतर्गत अनावश्यक संज्ञाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा जो आप 5वीं कक्षा से सीखते आ रहे हैं। संज्ञा मतलब क्या है? किसी भी वस्तु पदार्थ का नाम, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए कि अनावश्यक रूप से कुछ पद उसके अंतर्गत आते हैं। अब वह कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब यहाँ पर वाक्य क्या है कि मैं मंगलवार, और मंगलवार और दिन दोनों का यहाँ पर एक ही अर्थ से प्रयोग हुआ है ना। तो यहाँ पर वाक्य कैसे होना चाहिए कि मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, यह गलत है। तो यहाँ पर वाक्य मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, यह वाक्य यहाँ पर सही है। अब देखिए दूसरा वाक्य है, अब विंध्याचल क्या है? पर्वत है, तो पर्वत का ही नाम विंध्याचल है। तो दोनों में से एक शब्द यहाँ पर होना चाहिए। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। तो इस तरह से अब तीसरा उदाहरण आपके सामने लिया गया है कि भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अब यहाँ पर क्या है? व्यवस्था और प्रबंध दोनों समान अर्थ के रूप में दिए गए हैं। तो कैसे वाक्य होना चाहिए? भोजन बनाने की व्यवस्था करे या फिर भोजन बनाने का प्रबंध करे। इसलिए क्या है, यहाँ पर व्यवस्था की व्यवस्था और का प्रबंध दोनों शब्द यहाँ पर उचित नहीं है। देखिए छात्रों, इसलिए क्या है कि जो अनावश्यक पद अगर वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो उसे हटा देना ही बेहद आवश्यक होता है। इस तरह से हम यहाँ पर अनावश्यक संज्ञा के जो पद है वह हमने देखे। अब देखिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए पहला वाक्य क्या है कि सर्वनाम क्या है, ये तो हम पहले सीख चुके हैं, परंतु क्या है, देखिए पहला वाक्य, मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है। क्या हम बार बार मोहन मोहन इस तरह से नाम तो नहीं ले सकते? हर किसी का नाम अगर हम किसी एक वाक्य के अंतर्गत आता है तो वह वाक्य गलत होता है। तो उसकी जगह पर देखिए मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, इस तरह का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। अगला वाक्य है, देखिए, वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है। वहाँ पर क्या है कि सर्वनाम गलत दिया गया है। वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह बार बार उसकी पुनरावृत्ति प्रस्तुत वाक्य के अंतर्गत नहीं होगी।
अब उसके बजाय हम किस तरह से इस वाक्य का प्रयोग करें देखते हैं। वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। क्या है? वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। इस तरह से वाक्य के अंतर्गत कुछ परिवर्तन भी हमें करने होंगे। वह उसका चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। तो यहाँ पर क्या है? आप, हम जैसे शब्दों का प्रयोग उचित है। अब अगला नियम है, देखिए, आवश्यक क्रियापद। देखिए कि कुछ क्रियाओं के लिए कुछ आवश्यक पद होनी चाहिए। जैसे कि पहला वाक्य है, कैसे? कि वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। अब सिलाई कभी पढ़ी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर वाक्य कैसे होगा? वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। अब दूसरा वाक्य है, उसने मेरा गाना और घर देखा। गाना हम कभी देखते हैं? नहीं। तो यहाँ पर वाक्य कैसे होना चाहिए? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। इस तरह का वाक्य यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अनावश्यक अगर कुछ क्रिया के पद होते हैं, उसे भी निकाल देना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। और कई बार कुछ आवश्यक क्रियापदों की भी आवश्यकता होती है, तो उन पदों को यहाँ पर वाक्य के अंतर्गत उनका प्रयोग भी होना आवश्यक होता है। अब अगला नियम देखें, अनुपयुक्त क्रियापद। यानी कई बार वाक्य के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जिसका वाक्य में कोई उपयोग ही नहीं होता है। कुछ क्रियाओं के जो विभिन्न पद मतलब शब्द, और ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर दिया जाता है जो गलत होता है। इसलिए वह कमीज डालकर सो गया। अब यहाँ पर क्या है? डालकर शब्द बिल्कुल गलत है ना। तो वह कमीज पहनकर सो गया। इस तरह से वाक्य आना चाहिए। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? शिक्षा लेते हैं? नहीं, शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। तो वाक्य कैसे होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने में कंजूसी क्यों, या फिर शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। इस तरह का वाक्य के अंतर्गत कुछ आवश्यक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, कुछ अनावश्यक क्रियापदों का हमें दूर करना चाहिए, कुछ अनुपयुक्त जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे पदों को भी हमें यहाँ पर निकाल देना अत्यंत आवश्यक होता है। अब देखिए छात्रों कि संक्षेप में क्या है कि हमने आज अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के अंतर्गत क्या सीखा, वह सबसे पहले देखते हैं। पुनः एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि वाक्य के अंतर्गत आवश्यक क्रियाओं के पद होने आवश्यक है। जैसे कि वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। कुछ अनुपयुक्त अगर शब्द होते हैं तो उन्हें निकाला जाता है। तो इसलिए हमने क्या सीखा कि वह कमीज डालकर सो गया। तो डालकर शब्द यहाँ पर गलत हुआ, उसके बजाय वह कमीज पहनकर सो गया। वाक्य में कई बार अगला नियम हमने सीखा कि सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ अगर वाक्य के अंतर्गत होती हैं तो उसे निकाल देना योग्य होता है। जैसे कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, उसके बजाय वह मेरा दोस्त है जो कि मेरे साथ पढ़ता है। इस प्रकार वाक्य के संबंधित कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं जिसे हमें निकाल देना आवश्यक होता है। अनावश्यक संज्ञाओं के जो विभिन्न पद होते हैं उसे भी निकाल देना वाक्य के अंतर्गत आवश्यक होता है। और यहाँ पर योजक शब्द जैसे कि जैसे, वैसे, जब, तब जैसे शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी उचित हुआ है या नहीं, यह जानना और समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। उसी तरह से शब्दों में तालमेल होना भी आवश्यक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता, श्रोता और तृतीय व्यक्ति के अनुसार भी यह, ये, वह, वे, मैं, हम, तू, तुम, आप जैसे जो विभिन्न शब्द हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए कि एक ही हमने और अधिक क्या सीखा कि वाक्य के अंतर्गत अगर पर्यायवाची शब्द आते हैं 1 से 2 तो उन्हें निकाल देना भी आवश्यक होता है। और इसी तरह से एक ही शब्द अगर कई बार आता है वाक्य में तो वह वाक्य भी गलत होता है। जैसे कि हमने देखे केवल, ही, मात्र,
भर जैसे ये 4 शब्द। और अगला हमने देखा कि अनावश्यक प्रत्यय भी उसमें नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत ये सारे नियम जो है वह समझना, उसे जानना आवश्यक है। कई बार हमें आसान लगता है, परंतु यही आसान वाक्य, आसान जो ये अशुद्धियाँ है, उसे समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर वाक्य के अंतर्गत कौन सी अशुद्धि है, यह अगर हमारे समझ में नहीं आई तो वह वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए कई बार अब लिंग और वचन के अनुसार भी वाक्य होने चाहिए। जैसे कि राम गाती है, यहाँ पर राम कौन सा है, पुल्लिंग है, और पद कौन सा दिया है, स्त्रीलिंग दिया है, राम गाता है। या सीता खाता है, उसकी जगह पर सीता खाती है। इस तरह से लिंग वचन के अनुसार भी वाक्यों का क्रम उचित है या नहीं, यह जानना भी आवश्यक है। आप सभी छात्रों को यह वाक्य शुद्धिकरण का जो हमारा आज का घटक था वह सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।